यस सरकार, नमस्कार दोस्तों। इंटरमीडिएट रिवीजन टेस्ट पेपर पार्ट 2। फ्रेंड्स, आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आरटीपी ने दिए थे वो सारे हमने सॉल्व किए थे, डिस्कस किए थे। दोस्तों, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें, वो सब हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। दिल थाम के बैठेगा, शानदार माहौल बनना चाहिए एंड फुल ऑफ एनर्जी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखो बच्चों, आइए आ रहा है स्क्रीन पर आपके लिए आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 11, ये इंटरमीडिएट। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। पाब्ला एंड ब्रदर्स इज एक्सक्लूसिवली, दिख रहा है आपको? हाँ जी, is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus, मतलब ये exclusively exempt supply of goods ही करता है and is thus not registered under GST, ये GST में रजिस्टर्ड नहीं है। on 1st October the exemption available on its goods gets withdrawn। ओ हो, भाई साहब exclusively exempt supply करते थे और सिंस ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही करता था इसलिए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, क्योंकि आपको पता है सेक्शन नंबर 23 में लिखा है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, भले ही आपका टर्नओवर कितना भी हो जाए। तो सर इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ था, पर 1 अक्टूबर को कमाल हो गया भाई साहब। द एग्जिबिशन अवेलेबल ऑन इट्स गुड्स गेट्स विड्रॉन, द एग्जिबिशन अवेलेबल ऑन दिस गुड्स गॉट विड्रॉन फ्रॉम 1st October itself। On that date, the turnover of Babla and Sons was rupees 50 lakh already। बेटा 1 अक्टूबर तक ऑलरेडी उसका टर्नओवर 50 लाख हो चुका था। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबला एंड सन्स, बाबला एंड ब्रदर्स फॉर अवेलिंग आईटीसी इफ एनी। सरकार, ये इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी आईटीसी के लिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन नंबर 18 अट्रैक्ट होता है। पहले मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या प्रोविजन है, so that आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। देन विल राइट द आंसर, ओके, विल चेक व्हाट द आंसर इज। ओके सरकार, पहली बात, इफ यू आर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम सप्लाई तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। पर सिंस 1 अक्टूबर को इसका गुड्स का जो एग्जिबिशन था वो विड्रॉ हो गया, इट मींस नाउ गुड्स बिकेम टैक्सेबल। अब जब गुड्स सप्लाई करेगा तो उन पर टैक्स लगेगा। पर साहब 20 लाख का जो बेनिफिट मिलता है वो एग्रीगेट टर्नओवर तक, अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख क्रॉस नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं होती है, और एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी काउंट होता है। क्लियर? पर इसका टर्नओवर ऑलरेडी 50 लाख हो चुका है टिल 1st अक्टूबर, मतलब 1st अक्टूबर जब आया, जब इसके गुड्स टैक्सेबल हुए, उस दिन हम देखेंगे कि साहब रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ता है? अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाए तो। क्लियर? सिंस इसका टर्नओवर ऑलरेडी 50 लाख हो चुका है। क्लियर? और एग्जाम टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है। ओके, पर सिंस अब तक सारे गुड्स एग्जाम थे, एक्सक्लूसिवली एग्जाम थे, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर अब जैसे ही एग्जामिशन विड्रॉ हुआ, गुड्स टैक्सेबल हुए, अब साहब रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और वहां जब टर्नओवर लिमिट देखेंगे आप 20 लाख, या इंटरेस्ट सप्लाई करता तो 40 लाख, आप टर्नओवर लिमिट देखेंगे तो वहां पे एग्जाम टर्नओवर भी इंक्लूड होता है जो ऑलरेडी 50 लाख हो चुका है। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और 40 लाख इस द केस में भी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन दिया कि 50 लाख इसका टर्नओवर हो गया है, इसलिए अब थ्रेशोल्ड तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सेकंड थिंग, गुड्स भी टैक्सेबल हो गए, अब जो भी गुड्स बेचेगा वो टैक्स लगेगा उस पे, इसलिए अब इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएगा तो सर अगले सप्लाई पर टैक्स लगने लग जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सर सेल पे तो टैक्स लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा पर्सन और सेल पे टैक्स भी पे करने लग जाएगा, पर व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट? सर तो सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था और अब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट के स्टॉक में है, जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले स्टॉक रॉ मटेरियल कंडीशन में पड़ा हो, भले ही सेमी फिनिश्ड गुड्स में जो रॉ मटेरियल लगा है उसकी बात करें हम, या फिनिश्ड गुड्स में जो रॉ मटेरियल लगा है, मतलब इनपुट जितना भी उसके स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल फॉर्म में है, WIP फॉर्म में है, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश गुड्स फॉर्म में इनपुट पड़ा है, तो उन सब इनपुट का कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल का मैन्युफैक्चरर था, तो उस मोबाइल में कितने इनपुट काम आए होंगे, जितना भी मोबाइल
उसके स्टॉक में है, उसमें जितना भी इनपुट काम आया होगा उस इनपुट पे जो जीएसटी उसने पे किया होगा उन सब का वो कैलकुलेशन करेगा। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जितने भी गुड्स होंगे उसमें जितना भी इनपुट ऑलरेडी लगा हुआ होगा, क्लियर, प्लस जितने भी रॉ मटेरियल फॉर्म में इनपुट पड़े होंगे उन सब का उसको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा उसके परचेज के इनवॉइसेज पिछले 1 साल के अंदर अंदर के होने चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराने इनवॉइसेस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब 1 अक्टूबर से 1 साल बैक, 1 साल के अंदर अंदर लास्ट 1 साल में जो परचेज किया इनपुट उन सब का क्रेडिट मिल जाएगा। उससे पुराने इनपुट अगर कुछ स्टॉक में है उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, सिंस ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए जो ऑलरेडी कैपिटल गुड्स जो इसने परचेज कर लिए अब उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, केवल इनपुट का ही मिलेगा साहब। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी परचेज कर चुका है। और इनपुट सर्विस जो ऑलरेडी परचेज कर चुका है 1 अक्टूबर से पहले, उनके तो क्रेडिट की कभी बात आती ही नहीं है। है ना बेटा, तो केवल इनपुट का क्रेडिट मिलेगा बच्चों इसको। क्लियर, डन। ये इसका क्लोज नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 11 का ए का आंसर हो गया। आप देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन में क्या लिखा है, उसकी लैंग्वेज भी हम पढ़ लेते हैं सो दैट आपको कंफर्ट जोन रहेगा कि सर किस तरह से आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से हमें आंसर लिखने चाहिए। देखिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ए का सॉल्यूशन। आईसीआई ने आंसर क्या दिया, देखिए आपकी एग्जाम्स की लैंग्वेज क्या बुक में लिखी है और लैंग्वेज आपको एग्जाम्स में किस तरह से लिखनी है वो भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चों। नो डाउट बुक की लैंग्वेज एज इट इज लिखना कंपलसरी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। हाँ, लो का जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो उसका इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को समझा पाओ, जो आपने लिखा है वो प्रोविजन एग्जामिनर समझ जाए, इतना आप जरूर करिएगा। बाकी बुक की लैंग्वेज एसेंशियल नहीं है। देखते बुक ने क्या लिखा है। आरटीपी ने क्या आंसर दिया, सिंस द एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय बाबला एंड ब्रदर्स इज विथड्रॉन, it becomes liable to registration as its turnover has crossed the threshold limit for registration on the day when the exemption is withdrawn, क्योंकि इसका टर्नओवर ऑलरेडी 50 लाख क्रॉस हो चुका है, 50 लाख आ चुका है। ओके साहब, assuming that Babla and brothers applies for registration within 30 days from 1st October, साहब हम ये assume करेंगे क्योंकि आपको पता है जिस दिन वो liable to register होता है उसके 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि assuming that उसने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा and it obtains such registration, it will be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock on the day immediately preceding the day on which it becomes taxable, it becomes liable to pay the tax, that is 30th September। 30th September को शाम को 30th September डे एंड पर जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, WIP फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, उन सब इनपुट का इसको क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन दिस केस। जैसा हमने बात किया साहब, कैपिटल गुड्स का इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो इसको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता, पर सर यहाँ पे केवल इनपुट का ही क्रेडिट मिलेगा बेटा। क्लियर, आप चाहे तो एडिशनली इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सिंस इनपुट का क्रेडिट मिल रहा है इसको, है ना बेटा, पर इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि लास्ट 1 साल में जो परचेज किया है उन्हीं इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, उसके अलावा उसके पुराने उससे जो पहले परचेज किए इनपुट से उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इनपुट सर्विसेज ऑलरेडी परचेज कर चुका है उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो एडिशनली ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके बेटा, क्लियर माहौल। आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी। ममता सेल्स ट्रेड्स इन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज। ओके साहब, एक प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, भले गुड्स हो या सर्विस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओहो ममता जी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऑन 1st October द एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन गुड्स गेट्स विड्रॉन। साहब गुड्स पे जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ हो गया है। अच्छा सुनिए, सर्विसेज टैक्सेबल थी, गुड्स एग्जेम्प्ट थे, अब गुड्स भी टैक्सेबल हो गए 1 अक्टूबर से, पर ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एनालाइज द सिनेरियो एंड डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ ममता सेल्स फॉर अवेलिंग ITC if any on inputs and or capital goods used in supply of exempt goods। जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट गुड्स में यूज आ रहे थे अब तक, उन सब का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी बात करें तो जो हमने 11A का आंसर पढ़ा लगभग वही आंसर है। पर हाँ, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर मैं पूरा आपको कहानी समझाता हूँ बेटा। सिंस इनके आउटपुट सर्विसेज टैक्सेबल थी
आउटपुट गुड्स एग्जाम थे और ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था। फर्स्ट पार्ट में क्या था, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, इस पार्ट में ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब ऐसे केस में 3 से जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, क्लियर, पर जो टैक्सेबल सर्विसेज थी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तो इन्होंने वैसे भी ले लिया होगा। जो इनपुट और कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली काम आ रहे थे किसके लिए, एग्जिम्ड गुड्स के लिए, उनका इसने परचेज के टाइम पे आईटीसी नहीं लिया होगा। अब वो गुड्स जो इसके एग्जिम्ड थे वो टैक्सेबल हो गए हैं, तो साहब आज के बाद जब वो गुड्स बेचेगा तब टैक्स लगेगा। अब उन पे टैक्स लगेगा तो उसमें काम आने वाले इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलना चाहिए ना यार। तो साहब हम एज्यूम करें कि सर इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया है कि इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्या होगा, तो साहब सिंस ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, अब उसके जो गुड्स एग्जिम्ड थे वो टैक्सेबल हो गए, तो जिस दिन वो टैक्सेबल हुए उस दिन जितना भी इनपुट स्टॉक में था, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, उन सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। प्लस कैपिटल गुड्स जो भी स्टॉक में पड़े जो एग्जिम सप्लाई के लिए काम आते थे उन सबका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड था। क्लियर, समझा मेरी बात। बस इनके परचेज इनवॉइसेस लास्ट 1 ईयर के अंदर के होने चाहिए थे। बियॉन्ड लास्ट 1 ईयर से पहले के अगर कोई बिल है, परचेज इनवॉइसेस, उन सबके इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, पक्का बच्चों, डन। देखते हैं सॉल्यूशन बुक में क्या लिखा है, सो दैट हमको आंसर लिखने का टेक्निक भी समझ में आए। देखिए बी का सॉल्यूशन क्या लिखता है ममता सेल्स के लिए। इफ एग्जिम सप्लाई इज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई, provisions of section number 18 subsection 1 clause D of the CGST Act becomes applicable। अब बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट करते हैं कि सर हमको इतने सारे सेक्शन नंबर, चलो हम सेक्शन नंबर फिर भी देख ले, पर सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर तो सर याद होना पॉसिबल नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको सेक्शन नंबर 18 याद है तो आप एज पर प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन नंबर 18 ये वर्ड भी लिख सकते हो। सब सेक्शन 1 क्लोज डी अगर याद नहीं है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट डे जब एग्जाम से पहले आप रिवीजन करते हो तब इतने सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर याद होना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। क्लियर, और अगर कई बार सेक्शन नंबर भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आता बेटा। आप ये भी याद कर, आप ऐसा लिख सकते हो एज पर प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर, ये तो स्टैंडर्ड आंसर है ही आप लोगों का। ओके, तो सर इफ द एग्जाम सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई, provisions of section number 18 subsection 1 clause number D of the CGST Act 2017 become applicable in the given case since Mamta Sales is registered person, तो सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 क्लोज डी विल बी एप्लीकेबल। ओके, हमने देख लिया कि ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब एज पर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 क्लोज डी, ममता सेल्स विल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स व्हिच आर हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस बोल दो डब्ल्यूआईपी, या फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेबल टू सच एग्जाम सप्लाई। जो भी एग्जाम सप्लाई के लिए इनपुट्स थे रॉ मटेरियल फॉर्म में, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में या फिनिश्ड गुड्स फॉर्म में, उन सबका क्रेडिट मिलेगा। एंड ऑन कैपिटल गुड्स which were used exclusively for such exempt supply on the day immediately preceding the date on from which such supply becomes taxable, that is 1 अक्टूबर से टैक्सेबल हुआ तो 30 सितंबर को शाम को डे एंड पर जितना भी इनपुट या कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा उन सबका आईटीसी मिलेगा। फर्दर जब हम कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेते हैं तो सर सिंस वो कैपिटल गुड्स ऑलरेडी यूज आ चुके हैं कुछ टाइम के लिए एग्जाम सप्लाई में, इसलिए उन कैपिटल गुड्स पर 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर इतना आईटीसीएम रिड्यूस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसीएम अवेल करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इनवॉइस। जिस दिन आपने वो कैपिटल गुड्स परचेज किया था वहां से हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग क्रेडिट हम अवेल करेंगे कैपिटल गुड्स के केस। क्लियर, डन। ये क्वेश्चन नंबर 11 का बी का आंसर भी खत्म होता है। अब अच्छा ध्यान रखिएगा, पूरे जीएसटी एक्ट में, यहाँ पर चलो थ्योरी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल कभी आता है, तो पूरे जीएसटी एक्ट में ध्यान रखिएगा क्वार्टर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आया ना बेटा, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, एक दिन भी हुआ तो पूरा क्वार्टर काउंट करते हैं हम। ओके, अकॉर्डिंगली 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट करना अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो। ओके बेटा, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुहासिनी, वाव, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, वाव, ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ, ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर।
However, she had to incur all the expenses related to her ऑफिस. वो अक्टूबर मंथ में कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई, पर हाँ सारे खर्चे तो उसको इंकर करने ही पड़े जो ऑफिस के एक्सपेंसेस थे. शी पेड ₹75,000 टू वेरियस वेंडर्स. कई सारे सप्लायर्स थे, उनको उसने 75,000 पे किया. टोटल जीएसटी इन्वॉल्व ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हर इज ₹13,500. 13,500 का उसने टोटल जीएसटी पे किया है. आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, one bill for ₹15,000 relates to security services availed for security of her office. ओके, जो टोटल उसने बिल पे किए, एक बिल 15,000 का था जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए था, जो उसने अपने ऑफिस के लिए रखा हुआ था. टैक्स ऑन विच इज पेएबल बाय रेसिपिएंट इटसेल्फ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जीएसटी इन्वॉल्व इन सच बिल इज ₹2700. ओके, इसके परचेज इनवॉइस पे जीएसटी इन्वॉल्व था 2700 का. ओके बेटा देखिए 75,000 टोटल उसने वेंडर्स को पे किया, खर्चा किया उसने, उन सब में जीएसटी जो उसने पे किया वो 13,500 पे किया. टोटल बिल में से एक बिल 15,000 का था जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए था, जिसपे जीएसटी 2700 होता है, जो उसने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद ने पे किया. अब सुहासिनी क्या बोलती है साहब? सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक cash ledger as she has sufficient balance of ITC for payment of GST under reverse charge on security services. Do you think Suhasini is correct? Is right? Explain with reasons. क्या आपको लगता है सुहासिनी की ओपिनियन सही है? समझते हैं, सोचते हैं और आंसर तरफ बढ़ते हैं. बेटा पहले इधर बात करते हैं. देखिए इसने कई सारी इनवर्ट सप्लाईज ली और जो इनवर्ट सप्लाईज इन्होंने ली है उस पे उसने जीएसटी पे किया 13,500. क्लियर? अब साहब एक बिल जो 15,000 का था उस पे जीएसटी था 2700 जो उसको आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे. देखो बेटा क्वेश्चन ये कहता है कि सिंस इसने इस महीने में कोई सेल नहीं किया, कोई आउटपुट सप्लाई नहीं किया, इसलिए इनका पॉइंट ये है कि साहब हमारी सेल पे कोई लायबिलिटी तो है नहीं. अब हमने इनवर्ट जो परचेजेस किए उन पे बहुत सारा जीएसटी पे किया है. अब बहुत सारा जीएसटी जो पे किया उसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा, तो हमने 13,500 का जीएसटी पे किया. तो इनका कहने का मतलब ये है कि 13,500 का हमारे पास आईटीसी ऑलरेडी है. अब जब 13,500 का आईटीसी हमारे पास ऑलरेडी है तो साहब जब आरसीएम का हमको लायबिलिटी आएगा जो 2700 का है, तो ये आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के लिए हम इस आईटीसी को यूज कर लेंगे और इसको यूज करके साहब हमको कुछ और पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर. मतलब 2700 पे करने के लिए हम इस आईटीसी को यूज कर लेंगे. क्लियर? तो हमको नेट कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा. देखिए इसका क्वेश्चन क्या है. सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन, देखिए क्या लिखा है. सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. हमको कैश लेजर से कुछ पे ही नहीं करना है. एज शी हैज सफिशिएंट बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन सिक्योरिटी सर्विस. सिक्योरिटी सर्विस के रिवर्स चार्ज में जो जीएसटी पे करना है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट आईटीसी है, तो हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. तो टेक्निकली बात करें हम तो साहब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जब लायबिलिटी आती है तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि इसको हमेशा कैश में ही पे करना होता है. इस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप इस आईटीसी को यूज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आरसीएम की जब लायबिलिटी रेसिपिएंट की होती है तो रेसिपिएंट के लिए ये जो जीएसटी पे होना है ये इनवर्ट सप्लाई पे होना है. ये इसकी परचेजेस है बेटा, इनवर्ट परचेजेस, आउटवर्ड नहीं है. और आईटीसी जो आप परचेज पे टैक्स पे करते हो उसका मिलता है, और आईटीसी यू कैन यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन लायबिलिटी ऑफ आउटवर्ड सेल. भाई आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे जो लायबिलिटी होती है उसको पे करने के लिए आईटीसी काम आता है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो क्या इसका मतलब अपने आप को क्या सप्लायर समझने लग गया क्या? उस रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज तो उसके लिए इनवर्ट सप्लाई ही है ना, या आउटवर्ड सप्लाई है? इनवर्ट सप्लाई है. और इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है
उसका क्रेडिट मिलता है, पर इनवर्ट सप्लाई की टैक्स को पे करने के लिए कभी कोई आईटीसी नहीं मिलता। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा बेटा। मेरा छोटा एक पेटेंट एग्जांपल है सर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। देखिए ध्यान से, देखिए आपने कुछ भी इनवर्ड परचेज किया, इनपुट हो या इनपुट सर्विस हो, कुछ भी हो, 100 में, उसके परचेज पे जीएसटी पे किया से 10%, 10 रुपये, टोटल 110। आप क्या करते हो, 10 का आईटीसी अवेल करोगे, तो आपकी कॉस्ट हो गई अल्टीमेटली 100। आपने वैल्यू एडिशन किया, आपने खर्चे किया, आपने अपना मार्जिन ऐड किया, ₹40, 140 इज योर आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड की वैल्यू है 140 आपका। अब मान लो इस पे भी जीएसटी है 10%, कितना होता है बेटा 14, टोटल कम्स टू 150, और ये आपका सेल इनवॉइस है बेटा। अब आप क्या करेंगे, सेल पे जब जीएसटी पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, ये 10 का आईटीसी आपने अवेल किया था, इस 10 के आईटीसी को आप यूज करेंगे, बैलेंस फॉर पे करेंगे, है ना। तो क्या किया, सेल पे जो लायबिलिटी थी, आउटवर्ड पे जो लायबिलिटी थी, उसको पे करने के लिए आपने इनवर्ड पे जो टैक्स पे किया था, उसका आईटीसी आपने यूज किया, आया ना बेटा, उसका आईटीसी आपने यहां यूज किया। क्लियर, इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी लेते हैं, सेल पे जो लायबिलिटी आती है उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी को यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ आरसीएम की जो लायबिलिटी आती है वो किस पे आती है बेटा, रेसिपिएंट पे आती है बच्चे, और रेसिपिएंट पे आती है तो वो उसके लिए इनवर्ड सप्लाई है कि आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है ना, परचेज किया उसने, सिक्योरिटी सर्विसेज ली है आपने, वो आपकी परचेज है। अब आप मुझे बताओ उसकी परचेज पे उसने 10 रुपए टैक्स पे किया है, ये भले रिवर्स चार्ज में पे करे या फॉरवर्ड चार्ज में पे करे, टैक्स तो परचेज का ही कहलाएगा ना वो यार। अच्छा आप यहां 10 रुपए सप्लायर को पे करो या आरसी में डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करो, रहेगी तो आपके लिए इनवर्ड सप्लाई ना बेटा। अरे क्लियर, अगर आप रिवर्स चार्ज नहीं होता सप्लायर को 10 रुपए टैक्स पे करते, और यहां रिवर्स चार्ज लगा दिया तो 10 रुपए सप्लायर की जगह किसको पे करेंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। अरे भाई आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो और परचेज पर, तो क्या इसका मतलब वो आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है क्या, रहेगी तो रिवर्स चार्ज में परचेज ही आपकी बेटा, इनवर्ड सप्लाई रहेगी। और इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है उसका आईटीसी मिलता है, ये देखिए, भले वो रिवर्स चार्ज वाला आईटीसी हो या फॉरवर्ड चार्ज वाला आईटीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परचेज पे जो टैक्स पूरा आपको कैश पे करना पड़ता है, और परचेज का टैक्स जो पे कर दिया आपने उसको आप यूज कर सकते हो आपकी आउटपुट लायबिलिटी को पे करने के लिए, समझे। तो साहब परचेज पे जो टैक्स पे करना होता है तो हमेशा कैश में पे होता है। अगर आप सप्लायर को पे करते टैक्स तो क्या उसको ये बोलते कि मेरा आईटीसी तू ले ले, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। क्लियर, तो जब आप परचेज कर रहे हो, व्हेनेवर एनी सप्लाईज यू हैव परचेज्ड, तो उसके केस में तो आपको हमेशा कैश में ही टैक्स पे करना होता है। तो इनवर्ड सप्लाई का अगर ये बिल होता है तो क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है सर, 100 का इनवॉइस है, ये परचेज का इनवॉइस, उस पर जीएसटी 10 रुपी। क्लियर, अब अगर मान लो रिवर्स चार्ज होता तो क्या होता, सप्लायर आपको केवल 100 रुपए का बिल लिखता, 10 रुपए जीएसटी का बिल, 10 रुपए जीएसटी के बिल पे चार्ज करता ही नहीं, वो केवल 100 रुपए का बिल देता, और 10 रुपए आपको खुद को, रेसिपिएंट को खुद को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना था अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टोटल 110 हो गया बेटा, हाँ है ना। तो जब आप 10 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे तो एंटायरली यू विल हैव टू पे इन कैश ओनली, यू कांट यूटिलाइज एनी आईटीसी अवेलेबल विथ यू। क्लियर, समझे। सोचिए अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता तो भी तो क्या करते हैं, 100 रुपए सप्लायर का बिल होता, 10 रुपए उसने जीएसटी लगाया होता बिल पे, आप उसको पूरा 110 पे करेंगे ना, आप उसको एक्स पूरा कैश में पे करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज जब होता है तो क्या होगा, 100 रुपए उसको देने का सप्लायर को, 10 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करने का, ये तो आपका इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई तो है नहीं बेटा। इसलिए सुहासिनी वाले क्वेश्चन के केस में साहब, सुहासिनी ये सोच रही है कि हमारे पास ऑलरेडी इनवर्ड सप्लाईज पे बहुत सारा टैक्स पे किया हुआ है, उसका हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, तो रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी हमारी 27 की, क्या उसको 2700 को पे करने के लिए क्या हम इस आईटीसी को यूज कर सकते हैं, नहीं, और 2700 उसको पूरा
कैश में ही पे करना पड़ेगा। तो सुहासिनी ने क्या बोला था, सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नो जीएसटी इज पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो इसका ओपिनियन गलत है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ₹1 की भी अगर लायबिलिटी होती है तो दैट हैज टू बी पेड इन कैश, भले आपके पास लाखों का क्रेडिट क्यों ना पड़ा हो, क्योंकि परचेज पे टैक्स पे करने वाला लायबिलिटी है, और इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स हमेशा कैश में पे करना होता है। क्लियर? तो आरसीएम की लायबिलिटी जब भी होती है तो कैश में ही पे करना होता है। उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी यूज नहीं कर सकते। उसका मैंने लॉजिक आपको समझाया बेटा। क्लियर? देखते हैं आंसर ने लैंग्वेज क्या यूज किया, सो दैट हमारा लैंग्वेज भी एकदम पक्का हो जाए। लॉजिक क्लियर आपको पूरा? माहौल जबरदस्त, वेरी गुड। द अमाउंट अवेलेबल इन, देखिए आंसर की तरफ बढ़ गए हम। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर that is input tax credit may be used for making any payment towards output tax, जैसा मैंने आपको बताया। output tax in relation to a taxable person means tax chargeable on taxable supply of any goods or service or both made by him, जो भी उसने सप्लाई करी है, और by his agent, but excludes tax payable by him on reverse charge basis, क्योंकि tax payable by him on reverse charge basis जो होता है वो उसका outward supply नहीं होता है, वो उसका inward supply होता है। therefore input tax credit cannot be used to pay the liability under reverse charge, हाँ है ना, cannot be used. The same is always required to be paid through electronic cash ledger and not electronic credit ledger. Therefore Suhasini is wrong and she should pay GST of ₹2700 on security services through electronic cash ledger only. क्लियर? डन। देखिए लैंग्वेज बड़ी इजी थी, वो तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आईटीसी कैसे मिलता है। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। पक्का? डन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। XY ऑफ कोलकाता इज एंगेज्ड इन, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं उन सबके कॉन्सेप्ट से भी आपको मैं वाकिफ करा दूं एक बार, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी वापस से रिवाइज हो जाए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ पे आपके। ओके, डायरेक्ट आंसर की बात नहीं कराना आपसे। ओके बेटा, आंसर तो हम देख ही रहे हैं, पर वी शुड नोट द लॉजिक बिहाइंड इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आइए बच्चा, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो बुक का आंसर है जरूरी नहीं कि सेम लैंग्वेज आप लिखिए। हाँ, आंसर एब्सोल्युटली कहना मीनिंग वही होना चाहिए आंसर का, लैंग्वेज आपकी हो सकती है थोड़ी चेंज हो, चलेगा बेटा। XY of Kolkata is engaged in supply of various goods and services. It pays GST under regular scheme. Okay. The following information is provided by it for the month of July. ये information दे रखी है, पेमेंट की information दे रखी है, receipts की information दे रखी है। क्लियर? ओके, देखते एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है, सो दैट एंड में जाके हमको वापस से हमको ध्यान रहे कि अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन के एंड में एक बार क्वेश्चन जब भी आप शुरू करते हो उसको एक बार गो थ्रू आपको मोटा मोटी देख लेना चाहिए, अल्टीमेटली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अल्टीमेटली क्वेश्चन को चाहिए क्या, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर पता पड़ा कि हमको करना क्या है तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के एंड में जाके देखना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर भी माइंड में थोड़ा बहुत चलता रहे। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है साहब, ओके। आप रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग, ठीक है। ये रहा लास्ट लाइन, कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय XY फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, इसको कितना नेट टैक्स पे करना है इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये हमको निकलना है। CGST, SGST, IGST का अलग अलग कैलकुलेशन करना है बेटा। ओके साहब, रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST दे रखा है अपने को। ओके बेटा, कुल मिला के बेटा इसके पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिसिट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपने को रेट ऑफ टैक्स दे रखा नीचे, तो सर परचेज जो आपने पेमेंट की होंगे उसका आईटीसी आपको मिलेगा, रिसिट जो आई होगी उस पर लायबिलिटी आएगी आपकी, और अकॉर्डिंगली आपको नेट कितना टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट करना है। ओके क्लियर? तो हमको एक डायरेक्शन मिल गई कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके बेटा, पढ़ते हैं अब हम। ओके सर, XY of Kolkata is engaged in supply of various goods or services. It pays GST under regular scheme. The following information is provided by it for the month of July. Okay. Payment interstate purchase क्या हुआ साहब? Of the office stationery, ठीक है, अमाउंट अभी ठीक है आगे देखेंगे हम। Repairing of lorry used for transport of goods from warehouse to client, intrastate supply है साहब, ये बनले का रिपेयरिंग कराया इसने लॉरी का। अच्छा पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कोई व्हीकल परचेज करते हो, जैसे लॉरी परचेज किया, तो लॉरी इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का व्हीकल ही है।
मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी, पैसेंजर व्हीकल को ब्लॉक किया क्रेडिट में, और जिन व्हीकल को ब्लॉक किया है उनकी रिपेयरिंग का भी क्रेडिट नहीं मिलता है, और जिन व्हीकल का क्रेडिट मिलता है उनकी रिपेयरिंग का क्रेडिट भी मिलता है। तो यहाँ पे रिपेयरिंग करा है उस लॉरी का विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना बेटा, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाली व्हीकल है तो इसके रिपेयरिंग पे जो जीएसटी पे करेंगे उसका भी आईटीसी मिलेगा। ठीक है साहब, एक एक पॉइंट आता तो माइंड में हमारा चलना चाहिए। अब देखेंगे आगे जाके क्या पूछता है। रिसीट्स में इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग one calculator and one diary, okay. Intra-state supply of services of business correspondent to with the bank with respect to accounts in its urban area branch। बेटा आपको पता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज दिए टू अ बैंक इन रेस्पेक्ट टू इट्स अकाउंट इन रूरल एरिया ब्रांच। अगर रूरल एरिया ब्रांच में, अगर रूरल एरिया ब्रांच के अकाउंट के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी होती है बैंक को, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। पर ये तो अर्बन एरिया ब्रांच का, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा साहब। मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में केवल रूरल एरिया ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन दिया है, अर्बन एरिया ब्रांच के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, टैक्सेबल है। ओके, फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय XY इन रिलेशन टू अबव रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ओके, 10% ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, जो इसने इंटरस्टेट सप्लाई किया ना बेटा 2 लाख का, उसमें से 10% इसने किसको सप्लाई किया है? अनरजिस्टर्ड पर्संस को। तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी लाइबिलिटी जितनी आनी है उतनी आएगी, कोई फर्क नहीं, इस पॉइंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। ईच कॉम्बी पैक कंटेनिंग अ कैलकुलेटर एंड अ डायरी इज प्राइस्ड एट ₹800। देखो बेटा, सेल्स में इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक दे रखे इनके, कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी, 4 लाख रुपए का सेल है बेटा ये टोटल। तो यहां पे उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया कि ईच कॉम्बी पैक इज कंटेनिंग अ कैलकुलेटर एंड अ डायरी इज प्राइस्ड एट ₹800, मतलब कॉम्बो प्राइस दिया है ना, सिंगल प्राइस चार्ज किया। द कैलकुलेटर एंड द डायरी आर इंडिविजुअली प्राइस्ड एट ₹700 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। बेटा ध्यान रखना, जब कैलकुलेटर और डायरी को आपने कॉम्बो बना के बेचा होगा, सिंगल प्राइस चार्ज किया, देखो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई तो होता नहीं बेटा, ये नेचुरली बंडल सप्लाई तो है नहीं। क्लियर? ये क्या हो गया? मिक्स सप्लाई, जहाँ पे प्राइस कॉमन चार्ज किया और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है। क्लियर? अलग अलग सप्लाई होता है। तो ऐसे केस में इसको मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं, और मिक्स सप्लाई अगर बोलते हैं तो हाईएस्ट लायबिलिटी जो होगी, हाईएस्ट रेट जो होती है वो लगती है। तो आगे काम आएगा ये पॉइंट हमारे लिए। अच्छा, इंडिविजुअल प्राइस 700 और 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूएशन कहता है कि अगर आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो हमारे लिए 800 ही वैल्यू रहेगी, 700 और 200 जो अलग अलग वैल्यू दे रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। An invoice of ₹40,000 towards purchase of office stationery is missing. Oh ho, and no other tax paying document is available in respect of such goods। बेटा इसमें देखो, इंटरेस्टेड परचेज किया ऑफिस स्टेशनरी का 1,40,000 का, उसमें से एक बिल 40,000 का है ही नहीं, और उसके अलावा कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी इसके पास नहीं है। मतलब ऐसे केस में उस 40,000 पे जो जीएसटी पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा। All the figures mentioned above are exclusive of taxes wherever applicable। तो फिगर्स जो दे रखे वो विदाउट टैक्स है। ओके, रेट ऑफ CGST, NGST, SGST एंड IGST for all services, office stationery and calculator are 9, 9, 18 respectively, but rate of CGST, SGST and IGST for diary are 14, 14, 28 respectively। मतलब डायरी पे रेट ऑफ टैक्स हायर है, बाकी सब गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कम है। और आपको पता है ये बात काम आएगी कब? वो मिक्स सप्लाई, कैलकुलेटर और डायरी है ना, कॉम्बी पैक। तो ऐसे केस में क्या होगा? कैलकुलेटर पे रेट है 9%, डायरी पे रेट है 14%, विच एवर इज हायर 14% लगेगा, हाईएस्ट रेट लगता है बेटा उसमें। देखते हैं आगे। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड, अदर कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑलरेडी फुलफिल करी हुई साहब, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। द ओपनिंग डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई इज गिवन एज अंडर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है साहब तीनों का। कंप्यूट द मिनिमम नेट टैक्स CGST, SGST और IGST एज द केस में भी पेबल इन कैश बाय XY फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में इसको कितना जीएसटी पे करना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ओके, हम सॉल्यूशन करते हैं इधर। आओ बेटा, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जब कंप्यूटेशन का बात करता है तो हमेशा पहले एक बार कैलकुलेट कर लो इसका लायबिलिटी कितना है, वो भी हेड वाइज, क्योंकि इसने पूछा है CGST, SGST और IGST कितना पेएबल है, तो अलग अलग हेड वाइज आपको लायबिलिटी निकालना है।
ओके बेटा, IGST, EGST एंड SGST, ये हम निकाल रहे भी लाइबिलिटी की तरफ। या एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लाइबिलिटी। ओके बेटा, फर्स्ट केस रिसीट्स, रिसीट का मतलब जो इसने सेल करे उस पर जो रिसीट आया बेटा, इसको रिसीट से आपकी लाइबिलिटी पता पड़ेगी। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, इंटर स्टेट सप्लाई क्या मतलब, IGST की लाइबिलिटी आएगी। ऑफिस स्टेशनरी का सप्लाई किया, उसके लिए नोट दे रखा था 10% जो इसने इंटर स्टेट सप्लाई किया है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड को सेल करो या अनरजिस्टर्ड को सेल करो, IGST का लाइबिलिटी आएगा सब। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स केवल डायरी पे 28% है, बाकी सब पे 9, 9 और 18 दे रखा है। सिंस ये इंटर स्टेट है तो IGST की लाइबिलिटी आएगी, तो 2 लाख इंटू 18% कितना होता है, अरे बताओ कैलकुलेट करो रे, 3600 आएगा बेटा, 36,000 सॉरी। ओके डन। सेकेंड लाइबिलिटी और देखते हैं हम, आप ध्यान रखिएगा हेड वाइज आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है बेटा। हेड वाइज मतलब CGST, SGST और IGST, दीज आर 3 हेड्स। ओके, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉमी पैक्स कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी, 4 लाख रुपए का इसने सेल किया। अब सर इनसे मिक्स सप्लाई, और हाँ इनके वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, आपको वर्किंग नोट लिखने हैं इन सबके। ओके बेटा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी नरेशन लिखेंगे और यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख देना नीचे, और नीचे वर्किंग नोट लिख के आइएगा, या फिर आप चाहे तो यहीं पे वर्किंग नोट लिख दो चलेगा। ओके, किसी से इंटर स्टेट सप्लाई है इसलिए IGST की लायबिलिटी आएगा, एंड आपने सेल भले रजिस्टर्ड पर्सन को किया या अनरजिस्टर्ड किया उससे कोई इंपैक्ट नहीं। ये चाहे तो आप यही लिख दे, या फिर आप चाहे तो टेबल के नीचे स्पेस देकर आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिखे, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा आप नोट यही लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, यही पे लिख दो, सो दैट आपको कितना स्पेस छोड़ना है उन सबका कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में स्पेस कम छोड़ दिया, फिर पता पड़ा वर्किंग नोट तो लिख दिया, अब स्पेस कम पड़ रहा है ऊपर ही टेबल के अंदर, फिर सब दिक्कत आती है वहाँ पे। आप यही वर्किंग नोट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट, आपने 4 लाख रुपए का सेल किया है और वो कॉम्बी पैक है, फिगर हाँ 4 लाख ही है, कॉम्बी पैक है बेटा वो, क्लियर, पर वो मिक्स सप्लाई है, सिंस वो मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा, कैलकुलेटर पे रेट ऑफ टैक्स है 18%, क्लियर IGST का, और इस पर है डायरी पे 28%। ओके, तो हाईएस्ट रेट कौन सा है 28, वो लगेगा, पर आप पहले चेक कर लीजिए कि इंट्रा है कि इंटर है। इनसे इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 14% CGST, 14% SGST विल बी द लायबिलिटी, और वर्किंग नोट लिख आइएगा पे इस इनसे मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, और सिंगल प्राइस चार्ज किया है 800 रुपया, इसलिए यहाँ पे मिक्स सप्लाई होगा, और यहाँ पे हाईएस्ट लायबिलिटी जो एलिमेंट देगा हम उसमें क्लासिफाई करेंगे, और पूरे 4 लाख को हम क्लासिफाई करेंगे किसमें, सप्लाई ऑफ डायरी में, और डायरी पे रेट 14%, तो 14% इंटू 4 लाख इंटू 14% करिए बेटा। हाँ जी, कितना आया, 56,000 आया क्या, तो 56,000 CGST का लायबिलिटी है, 56,000 ही SGST का लायबिलिटी आएगा, ये इंट्रास्टेट सप्लाई है बेटा इसलिए। ओके, यहाँ पे आप नोट नंबर 2 लिख के आइएगा। ओके बेटा, डन। फिर सेल्स में और क्या है बेटा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू विधि बैंक विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन एरिया ब्रांच, सिंस ये अर्बन एरिया ब्रांच में इसलिए टैक्सेबल सर्विस है, एकदम सर्विस नहीं है बेटा, और 1 लाख पर टैक्स का रेट है, और ये इंट्रा स्टेट है तो CGST और SGST 1 लाख इंटू 9% लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितना होगा बेटा 9,000, अरे 1 लाख का 9% 9,000 होता है क्या। ओके डन, ये उसकी रिसीट की सारी इंफॉर्मेशन खत्म होती है, तो ये लायबिलिटी पोर्शन हमारा कैलकुलेट हो गया। हेड वाइज लायबिलिटी आ गई 36,000 IGST, देन 65,000 CGST एंड 65,000 SGST का लायबिलिटी इसका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ITC वाला पार्ट।
आईटीसी अवेलेबल। ओके बेटा, ये लायबिलिटी पार्ट हो गया। अब आईटीसी पार्ट कैलकुलेट कर लो सर। अब सर ये पॉइंट का इंपैक्ट हमने कर लिया, ये पॉइंट का इंपैक्ट हो गया। अब यहाँ पे परचेज के लिए पॉइंट आएगा बेटा। ओके, अब आईटीसी के लिए सबसे पहले जो हम गलती करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हम लिखते ही नहीं, कई बार भूल जाते हैं। तो हमको जब पता है क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस है तो पहले वही लिख डालो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी एज ऑन 1 जुलाई 5000 सीजीएसटी, 5000 एसजीएसटी और आईजीएसटी 80,000। ओके, हम पहले ये लिख लेंगे साहब। आईजीएसटी का 80,000। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, क्या लिख देंगे 5,000 5,000 80,000। अरे भाई ऊपर देख लेना कि हमने क्या लिखा है, आईजीएसटी ना, तो आईजीएसटी का बैलेंस लिखना। तो पप्पू पास हो गया, समझे? ओके, ओके बेटा, 5,000 5,000 एंड 80,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। अरे क्लियर है मालिक? ओके डन। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने कर लिया साहब। देखिए सरकार, इंटर स्टेट परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 1,40,000 का, पर इसके लिए नोट दे रखा है। नोट क्या दे रखा है? थर्ड नंबर नोट, एन इनवॉइस ऑफ ₹40,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग, और कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इसके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब 40,000 रुपए का बिल नहीं है आपके पास, तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज ए बोलता है टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तो ही आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको आउट ऑफ 140 केवल 1 लाख के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसी का आईटीसी मिलेगा। और ये ऑफिस स्टेशनरी है, इसके परचेज पे आपने 18% जीएसटी पे किया होगा, सिंस से इंटर स्टेट परचेज है तो आई जीएसटी पे किया होगा, उसका आपको आईटीसी मिलेगा। तो ऑफिस ऑफिस स्टेशनरी 1 लाख इंटू 18%, 18,000। ओके, या वर्किंग नोट जरूर लिख के आना, वर्किंग नोट नंबर 3। ओके बेटा, जैसे आप नोट नंबर 3 आप आएगा कि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दीजिएगा आप। ओके बेटा, आओ। तो सर नोट्स में ये ऑल फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस। ओके, ये हमारा हो गया ऑलरेडी। देखिए नेक्स्ट क्या है, रिपेयरिंग ऑफ लॉरी, ये परचेज ना आपका पेमेंट में, इनवर्ट सप्लाई। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस टू क्लाइंट्स लोकेशन, इंट्रास्टेट सप्लाई। अब 1 लाख आपने क्या पे किया है साहब, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ऐसी लॉरी का विच इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो सर उसके रिपेयरिंग के खर्चे का भी क्रेडिट मिलेगा। ये वर्किंग नोट में लिख के आना आपको बेटा, भले अपनी लैंग्वेज में लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 लाख पे इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 9%, 9%। लॉरी रिपेयरिंग सर अमाउंट कितना था, 1 लाख। आप चाहे तो ये 1 लाख इंटू 9% लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 लाख इंटू 18%, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो। 4 लाख इंटू 14% आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो ये चीज़। 1 लाख इंटू 9% आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो के, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। यहाँ तो मैंने केवल कैलकुलेशन के लिए आपके लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो 9,000 का आईटीसी सीजीएसटी का, 9,000 का आईटीसी एसजीएसटी का, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट परचेज है, लॉरी रिपेयरिंग सर्विसेज। ओके बेटा, और वर्किंग नोट लिख के आइएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 लिखिएगा। ठीक है, तो आंसर आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉरी रिपेयरिंग, फिर ये 1 लाख इंटू 9% जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, और वर्किंग नोट नंबर 5 जो था वो यहाँ पे लिख देना। ओके क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट द आंसर। ओके बेटा, ओके। तो इधर रिसिप्ट भी हो गई, परचेजेस भी हो गए, पेमेंट्स, नोट भी 1 2 3 4 हो गए हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? रेट ऑफ टैक्स दे रखी है, डायरी का 14% था, बाकी इस पे 9% था। ओके, हमने देख लिया। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ओके साहब, ओपनिंग बैलेंस देख लिया, बस अपने को कंप्यूट करना है कितना नेट पेबल है इसको जीएसटी। ओके, तो साहब टोटल कर लीजिए आईटीसी का। ये है टोटल लायबिलिटी, ऐसे लिखो ग्रॉस लायबिलिटी।
यहाँ पे आप लिखो टोटल ITC 98,000 IGST का है, 14,000 CGST का है और 14,000 SGST का ITC आपके पास है। क्लियर? अब देखिए लायबिलिटी IGST का है 36,000, CGST और SGST का 65,000 रेस्पेक्टिवली। अब आपको पता है जब भी ITC की बात आती है बच्चों, जब भी ITC की बात आती है सबसे पहले IGST का ITC यूटिलाइज करते हैं। IGST का ITC पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद CGST और SGST की ITC को यूज करने की बात आएगी। ओके, तो हाउ वी विल यूज इट, लेट्स सी। IGST का ITC पहले यूज करना है, और IGST का ITC किसके लिए यूज करते हैं? पहले हम सबसे पहले IGST की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, जो है 36,000। उसके बाद CGST और SGST की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप CGST और SGST में यूज कर सकते हो। ओके, तो साहब यह वापस से मैं लिख रहा हूं, लायबिलिटी क्या है IGST, या आप चाहे तो हेडिंग दे सकते हो नेट GST टेबल, ये आपने टेबल का हेडिंग दे दिया। ओके, यहाँ पे आप लिख दो IGST CGST एंड क्लियर। यहाँ लिखो आप लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी कितना बेटा 36, 65, 65, 36,000, 65,000 एंड अब ITC यूटिलाइजेशन। यू नो वेरी वेल दैट सबसे पहले IGST का ITC यूज करेंगे हम। IGST ITC सबसे पहले काम आएगा IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए। नाउ IGST का ITC नो डाउट 90,000 है, पर लायबिलिटी IGST है कितनी बेटा 36,000। ओके क्लियर, ठीक है साहब। अब आप पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 98,000 जो ITC था IGST का, उसमें से 36,000 ऑलरेडी यूज आ गया है किसके लिए, IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो बैलेंस बच गया है 62। अब 62,000 आप चाहे तो आधा CGST में यूज कर लो, आधा SGST में यूज कर लो, या पहले आप मेजोरिटी अमाउंट CGST के लिए काम ले लो और फिर SGST के लिए लो। तो सर आप क्या करिए, मेरी ओपिनियन जो कहती है, जो बहुत सिंप्लीफाइड आपका आंसर रहेगा, अगर कभी भी लायबिलिटी सेम है और देखिए इनका ITC भी सेम है, CGST का ITC भी 14 है, SGST का ITC भी 14 है, तो 50-50% आप यूज करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो 62,000 जो आपके पास बैलेंस बचा है IGST का, तो साहब उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, 31,000 ध्यान रखिएगा, 31,000 आपने यहाँ यूज किया, 31,000 आपने यहाँ पे यूज, क्लियर। तो 98,000 पूरा यूटिलाइज हो गया IGST का ITC। फिर CGST का ITC काम आएगा किसके लिए, सिंस IGST की लायबिलिटी तो है नहीं बेटा, सबसे पहले काम आता है CGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए। अब है ही ITC कितना 14,000, तो पूरा 14,000 यहाँ काम आ जाएगा, बैलेंस कुछ बचा नहीं बेटा। और आपको पता है CGST का ITC पहले काम आता है CGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, फिर IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, क्लियर। IGST लायबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुकी है और CGST के लिए 14,000 पूरा काम आ गया। देन SGST का ITC आएगा पहले यूज करने के लिए 14,000 पूरा SGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसके बाद बचता तो IGST की लायबिलिटी के लिए, पर उसके बाद तो बचेगा नहीं अमाउंट वैसे भी। डन, या आपने ITC यूटिलाइज कर लिया। नाउ अरे सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके साहब देखिए ध्यान से, अब नेट पेबल इन कैश, नेट कैश पेबल कितना आ रहा है सर, ये आ गया नील। देन यहां पे देखिए 65,000 माइनस 31,000 माइनस 14,000 कितना बचा 20,000, यहां पे भी सेम 20,000 पेबल इन कैश, क्लियर। दिस इज द फाइनल आंसर, तो टोटल 40,000 आपको पे करना है इन कैश। ओके बेटा, क्लियर, डन। बेटा अब आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे IGST का ITC को यहाँ पे 31,000 यूज किया, आप चाहे तो 50,000 यहाँ पे यूज करें,
रिमेनिंग यहां यूज करें। क्लियर? तो वहां पे ये जो अमाउंट है ये डिफर कर सकते हैं। तो जो हो सकता है आपने कैलकुलेशन करी उस अकॉर्डिंग ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो। क्लियर? पर ध्यान रखिएगा यहां पे अगर आप पूरा ही 62,000 जैसे 36,000 यहां यूज किया और 62,000 पूरा अगर आप यहां यूज कर लेते हैं जीएसटी के लिए तो इसका लायबिलिटी बचता है कितना 65,000 में से 62 गया तो केवल 3,000 लायबिलिटी बचता और इसका आईटीसी था कितना 14,000। क्लियर? अब 3,000 की लायबिलिटी 14,000 का आईटीसी तो 11,000 आईटीसी बैलेंस बच जाता है सीजीएसटी का। वो 11,000 आईटीसी बैलेंस बचा था वो सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी में काम नहीं आता है तो वह 11,000 आपके फंड ब्लॉक हो जाते हैं। और क्वेश्चन ने आपको क्लियर पूछा मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है इसलिए हमने पूरा आईटीसी सीजीएसटी या एसजीएसटी में यूज नहीं लिया हमने आधा आधा डिवाइड कर लिया सो दैट मिनिमम टैक्स पेबल आपका कैलकुलेट हो पाए। ये 20,000 और 20,000 का अमाउंट जो मैंने निकाला है हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो पर आंसर इज परफेक्ट। आपका अगर आंसर यहाँ पे मान लो 30,000 आ रहा है यहाँ 10,000 आ रहा है चलेगा टोटल अमाउंट 40,000 पेबल होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? डन? समझे आप मेरी बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। देखते हैं आईसीआई के आंसर ने फाइनली क्या आंसर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश यहाँ पे 40,000 पूरा आ गया यहाँ नील नील आ गया तो इन्होंने क्या किया साहब एसजीएसटी में आईजीएसटी के आईटीसी को ज्यादा यूज कर लिया। देखो 51,000 आईजीएसटी यहाँ यूज किया इन्होंने और 11,000 ही यूज किया किसमें सीजीएसटी में। तो आप चाहे तो ऐसा कर लो आप चाहे तो थोड़ा बहुत अमाउंट प्लस माइनस कर दो पर अल्टीमेटली नेट पेबल 40,000 आना चाहिए। आईसीआई ने भी नोट दिया है बेटा देखो नोट आईजीएसटी क्रेडिट after being set off against IGST liability can be utilized against CGST or SGST liability in any order and in any proportion. Thus, there cannot be one answer. There cannot be one answer for the minimum net CGST and SGST payable in cash as the amount of CGST and SGST liabilities are the same as also the amount of ITC for CGST and SGST is also the same. तो टोटल आपका नेट लायबिलिटी जो है 40,000 पेबल आना चाहिए। सीजीएसटी का हो सकता है कुछ ज्यादा हो एसजीएसटी कम हो या वाइस वर्सा चलेगा आंसर विल बी करेक्ट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका सिंगल वन आंसर नहीं हो सकता बेटा। ओके डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड। आएंगे हम कहां बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब is engaged in supplying a variety of services. Okay, its turnover was rupees 35 lakh in the preceding financial year. पंजाब में भाई साहब रजिस्टर्ड जीएसटी में वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता है। प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर 35 लाख है। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल के लिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। हम एक बार क्वेश्चन के एंड में जाके देखते हैं कि अल्टीमेटली इनको चाहिए क्या। तो नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू हो रहा है तो मतलब यही लास्ट है। Compute the total GST liability of multi services private limited for the month of April. Okay, और rate of GST दे रखा है 9%, 9%, 18% respectively. All the amount given above are exclusive of taxes. ठीक है साहब सारे फिगर्स विदाउट टैक्सेस है एंड रेट ऑफ टैक्स 9%, 9%, 18% रेस्पेक्टिवली है। कुल मिला के इसका टोटल जीएसटी लायबिलिटी निकालना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्लियर? ओके। P for first point, P for coaching provided to students for competitive exams. Okay, coaching services provide करिए साहब। The coaching center is run by Multi Services Private Limited in Punjab, which is intra-state transaction. Okay, सर कोचिंग सेंटर रन करता है पंजाब के अंदर ही है, इंट्रा-स्टेट सप्लाई करता है ये और कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो अगर हम कोई भी एग्जाम हो यार आईसीआई का क्यों एग्जाम ना हो उसकी हम कोचिंग क्लास लेते हैं सिंस कोचिंग क्लासेस आर नॉट क्या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन नहीं आते इसलिए इन्होंने जो सर्विसेज दी वो टैक्सेबल है यहाँ पे टैक्स लगेगा। ओके इंट्रास्टेट है तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। ओके बेटा receipts for services provided in relation to conduct of examination in Pure It University Delhi. Okay, providing education recognized by Indian law. Okay, being an interstate transaction. Okay बेटा interstate transaction है। Okay, सर्विसेज किसको दिए? प्योर इट यूनिवर्सिटी दिल्ली को। अच्छा प्योर इट यूनिवर्सिटी कौन है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन
रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, मतलब प्योर इट यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आती है। मेगा एग्जाम लिस्ट में जा रहा है बेटा, पॉइंट ये नोटिफिकेशन में 12 of 2017 सेंट्रल टैक्स रेट्स साहब, रिसीट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और आपको पता है सर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी टू अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, भले वो इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो। इंट्रास्टेट होता तो नोटिफिकेशन में 12 of 2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट्स, और इंटरस्टेट तो नोटिफिकेशन में 9 of 2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट्स का नोटिफिकेशन, जो मेगा एग्जाम लिस्ट जिसको हम प्यार से बोलते हैं। और एग्जाम लिस्ट में कवर है, और ये क्या है, एग्जम्प्ट है। माहौल, इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ना बेटा आपको याद आया मेगा एग्जाम लिस्ट, क्लियर। और अगर आपको याद नहीं आता इतना जल्दी तो आप मेरा रिवीजन लेक्चर जो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, रिवीजन लेक्चर, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर, क्लियर, वो भले सीए फाइनल का हो या सीए इंटर का हो, जो चैप्टर्स आईपीसीसी के कोर्स में है एब्सोल्युटली सेम कंटेंट आईसीए ने दिया है सीए फाइनल में भी। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई का डेफिनेशन है, तो वो इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो या वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो यार, सप्लाई का डेफिनेशन तो वही रहेगा ना यार। मेगा एग्जाम लिस्ट है, अब मेगा एग्जाम लिस्ट भले सीए फाइनल हो, इंटर हो, बीकॉम के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मेगा एग्जाम लिस्ट तो वही रहेगी बेटा। तो जो कंटेंट इंटरमीडिएट में है, सेम कंटेंट सीए फाइनल में, जो जो चैप्टर एप्लीकेबल आपके लिए वो एब्सोल्युटली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो आप रिवीजन लेक्चर्स वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे आप ये चैप्टर्स का रिवीजन जब देखेंगे तो मजा आ जाएगा, माहौल बन जाएगा आपके लिए, देखिएगा जरूर उनको आप। तो वहां पे आपको क्या एग्जाम सारे याद हो जाएंगे, क्लिक करेंगे एग्जाम में कि ये एग्जाम और ये टैक्सेबल है। आइए थर्ड पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम द रेसिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। बेटा आपने स्कूल को सर्विसेज दी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ की, और आपको पता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी स्कूल वाले केस में, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल या प्राइमरी स्कूल को अगर आपने सर्विसेज दी, या प्री स्कूल को आपने सर्विसेज दी है, कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू एंड फ्रॉम द स्कूल, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी अगेन एग्जेम्प्ट है भाई साहब, ये भी एग्जेम्प्ट है ना, क्लियर, डन। देन नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल, अ प्री स्कूल, इंट्रास्ट ट्रांजेक्शन। आपको पता है सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग परफॉर्म्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और हाँ, आपने धानी पब्लिक स्कूल जो एक प्री स्कूल है, क्लियर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है, उसको आपने सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी है, और सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करी विद इन द प्रीमाइसेस प्रोवाइड करी, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग, ये सर्विसेज परफॉर्म्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है तो ही एग्जेम्प्ट होता है। और यहाँ लिखा है क्लियर, अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल, मतलब स्कूल में ही प्रोवाइड करी है, तो यस स्कूल के प्रीमाइसेस में आपने सर्विसेज दी है, एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से, ये दोनों सर्विसेज भी, तो ये भी भाई साहब क्या है, एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, क्लियर, डन। बस टोटल जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, रेट ऑफ जीएसटी 9918 दे रखा है, माहौल, क्लियर, कोई आईटीसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 35 है, उससे अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, इट मींस ये रजिस्टर्ड तो है जीएसटी में, दे रखा है, पंजाब में रजिस्टर्ड है साहब। ओके सर, तो सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इसने कंपोजिशन स्कीम लिया कि नहीं लिया, तो हमने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया। अच्छा, कंपोजिशन ले भी नहीं सकता क्योंकि कई सारे ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट करता है बेटा ये। ओके, तो नॉर्मल स्कीम सिंपल सा, आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6,24,000 इंटू 9%, कितना आएगा बेटा, 56,160, ये है CGST, और सेम अमाउंट 56,160 ये आएगा SGST। दिस इज द लायबिलिटी विच इज नेट पेएबल बाय द मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड इन पंजाब, माहौल, क्लियर, डन। देखते हैं आईसीए ने जो आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 14 का, वो क्या आंसर दिया है बच्चों, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मल्टी सर्विसेज हेडिंग दिया, फिर अलग अलग CGST, SGST, IGST अलग हेड दिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ये प्रेजेंटेशन आपको इस तरह से करना है एग्जाम में। P फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट 6,
लाइक 24,000, CGST 9%, SGST 9%, 56, 160. देन बाकी सर्विसेज क्या, एग्जाम 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 सब मिला के लाइब्रेरी इतनी आ गई, और सबके वर्किंग नोट जरूर आपको लिख के आना है बेटा, ये एग्जाम क्यों है। ओके डन, पक्का बच्चों, माहौल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, आरटीपी ये इंटरमीडिएट नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द ड्यू डेट for payment of tax by a person making tax paying tax under section number 10, section 10 है क्या, composition scheme. The due date for payment of tax by a person paying tax under section number 10 of the CGST Act 2017, that is composition supplier, is aligned with the due date of return to be filed by the said person. डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये हमको डिस्कस करना है। अरे बच्चों पहले बात तो मुझे बताओ, कंपोजिशन सप्लायर जो होता है उसको रिटर्न कौन सा फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर GSTR 4, सही जवाब। अब GSTR 4 जो होता है वो एनुअली फाइल करना होता है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल या उससे पहले। अब एनुअली इसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, GSTR 4 फाइनेंशियल खत्म होने के बाद वो उसका कंपोजिशन सप्लायर का रिटर्न होता है बेटा। पर आपको पता है कंपोजिशन सप्लायर को पेमेंट ऑफ टैक्स जो करना होता है वो क्वार्टरली करना होता है, GST CMP 04 नंबर के फॉर्म के थ्रू। अरे हाँ है ना, तो साहब पेमेंट तो इनको करना पड़ता है क्वार्टरली, क्लियर, और रिटर्न फाइलिंग होता है इनका एनुअली। तो साहब ये क्या बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 of the CGST Act 2017, that is composition supplier, is aligned with due date of return to be filed by the said person. क्या ये अलाइन किया हुआ है, नहीं, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट कंपोजिशन सप्लायर के लिए अलग है और उसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट अलग है। नॉर्मल एसएससी अगर होता है तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है, जो GSTR 3 भी होता है, वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है बेटा। नॉर्मल एसएससी के लिए उसको अलाइन किया हुआ है, पर कंपोजिशन सप्लायर के लिए उसको अलाइन नहीं किया हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए आंसर की लैंग्वेज भी हम देख लेते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है आंसर। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Every registered person paying tax under section number 10, that is a composition supplier, is required to file a return annually in form number GSTR 4. Form GSTR 4 for a financial year should be furnished by 30th April of the succeeding financial year, जैसा हमने बात किया। However, a composition supplier is required to pay his tax on quarterly basis. जो पे करना है टैक्स वो क्वार्टरली बेसिस पे करना है। अ क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन GST CMP 08, मैंने गलती से 04 बोल दिया था, वो रिटर्न का फॉर्म था 0408। GST CMP 08 is required to be furnished by 18th of the month succeeding such quarter. क्वार्टर खत्म होने के बाद 18th of the next month तक आपको GST CMP 08 फाइल करके टैक्स पे करना होता है। Therefore, while the return is to be furnished annually, payment of tax needs to be made on quarterly basis by a composition supplier. That's why this statement is not correct. और इसी के साथ भारत माता की जय, ये पूरा RTP का सेशन खत्म होता है अब। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, सारे पॉइंट आपको समझ में आए, क्लियर। और हाँ, मैंने कोशिश किया कि जो क्वेश्चंस थे उनको डिटेल्ड डिस्कस करके आपको आंसर बताऊं। केवल जो आंसर लिखा है इसे का केवल वो बोल दिया, उसे क्या मतलब, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना वाज नॉट द टारगेट, क्वेश्चन को समझाना, आंसर कैसे लिखना है, दैट वाज द टारगेट। क्योंकि रिवीजन टेस्ट पेपर का मकसद यही होता है, ICAI क्या कोशिश करता है कि हमको बच्चों को समझाना है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, प्लस किस तरह से आपको उन आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो आपका माइंड वर्क करना चाहिए, पहले तो कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए, फिर वो कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है वो समझ में आना चाहिए। तो रिवीजन टेस्ट पेपर आपको टेस्ट कर रहा है कि हाउ मच यू नो एंड हाउ यू शुड गिव द आंसर। क्लियर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए बच्चों। आप लोग चाहे तो जो YouTube पे मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर अपलोड किए CA फाइनल के लिए, जो हर अटेम्प्ट के लिए अपलोड करता हूं, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, CMA के स्टूडेंट्स, CS के स्टूडेंट, वो सब भी उन लेक्चर्स को रेफर करते हैं, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहता है बेटा, भले वो CA फाइनल हो, CA इंटरमीडिएट हो, CS हो, CMA हो, BCom हो, या वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो, या भले प्रोफेशनल्स के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक का पूरा हमने रिवीजन किया है वहां पे। क्लियर, डन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए। और हाँ,
स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, बाय।